चलिए ठीक है, आप लोग एक रफ ले लीजिए और एक पेन लेकर बैठ जाइए। स्टार्ट करते हैं। जो परिभाषा, जो भी डिफिनेशन आपको ना आ रही हो उसको आप लोग लिखते चलिएगा, और जो आ रही है उसको स्किप कर देना, क्योंकि आप लोग एक बार पढ़ चुके हैं। तो इसको तेज़ी से पढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फिर क्रमबद्ध थोड़ा स्लो मोशन में क्लासें होंगी। चलिए देखते हैं। हाँ, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख चुके हैं, स्टार्ट क्या होगा। तो आपका क्लास 10th का मैथ है और चैप्टर नंबर 4 है, सॉरी 12 है, चैप्टर 12 है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। चैप्टर 12 है आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। चलिए देखते हैं। तो चैप्टर ही है आपका जो वृत्तों से संबंधित। तो वृत्त की बात है तो यहाँ सबसे पहले कुछ परिभाषाएं हैं, जिसमें पहली परिभाषा होगी आपकी वृत्त। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि वृत्त क्या है या वृत्त किसे कहा जाता है। तो इसको समझने के बाद उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वृत्त, वृत्त, सर्कल, तो यहाँ पे एक फिगर बन रहा है। ये आपका वृत्त है। तो वृत्त की परिभाषा में, वृत्त तो दिख रहा है लेकिन वृत्त की एक अपनी परिभाषा है। इस परिभाषा को पहले समझते हैं। तो परिभाषा में आप यहाँ देख रहे हैं एक बिंदु लिया गया है। इस बिंदु से एक निश्चित दूरी ले ली गई है। ये बिंदु है, इस बिंदु से एक निश्चित दूरी लेकर ऐसे बढ़ाया गया है। बढ़ाने के बाद एक आकृति बन गई, वही आपका वृत्त है। तो वृत्त की परिभाषा में ये है कि किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी लेकर बिंदुओं के बिंदु पद से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, साथ में लिखते चलिए। किसी निश्चित बिंदु से, किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी लेकर बिंदुओं के बिंदु पथ से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। किसी निश्चित बिंदु से,
तो एक बिंदु निश्चित करिए, निश्चित दूरी लेकर इस बिंदु से एक निश्चित दूरी ले लीजिए, दूरी लेकर बिंदुओं के बिंदुपथ से बनी आकृति, बिंदुओं के बिंदुपथ मीन्स बिंदुओं का एक रास्ता। अब ये बिंदु बनाते मिलाते चले जाइए, तो जो आकृति बनकर तैयार होगी वही वृत्त होगा। तो वृत्त का एक बेहतरीन उदाहरण होगा, ये जो सिक्का होता है ये वृत्त है, और गेंद वृत्त नहीं है, गेंद एक गोले के अंतर्गत आता है। तो ये समझ सकते हैं कि वृत्त मतलब जिसकी कोई मोटाई ना हो, नगण्य मान लिया जाए मोटाई, तो वही वृत्त होता है। तो चलिए वृत्त हो गया, परिभाषा क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब वृत्तों से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषा है, कुछ इसमें अलग अलग इसी के अंतर्गत कुछ नाम आएंगे, उसको देखेंगे, फिर आगे बढ़ते चले चलेंगे। तो सबसे पहली परिभाषा यह हम कह सकते हैं कि ये जो निश्चित बिंदु लिया गया था, इस बिंदु का नाम केंद्र है, जिसको ओ से दिखाया जाता है, और ये परिधि है, ये परिधि है, और केंद्र तथा परिधि के बीच की दूरी, केंद्र और परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। मतलब केंद्र और परिधि कहीं पर मिला दिया जाए, कहीं पर मिलाने पर वो जो डिस्टेंस मिलती है वही त्रिज्या होती है। सपोज मान लीजिए ओ से यहाँ पे मिलाया गया है ए बिंदु पर, तो ओ ए क्या है, त्रिज्या है, रेडियस है, ये त्रिज्या है। उसके बाद त्रिज्या हो गया, पहली परिभाषा के रूप में यहाँ पे वृत्त से संबंधित पहली परिभाषा त्रिज्या, मतलब केंद्र और परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। अब एक वृत्त में चाहे जितनी त्रिज्याएं खींची जाए, सभी त्रिज्याएं समान होती हैं, और एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं दूसरा, वृत्त के अंदर एक ऐसी रेखा खींचिए जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, वृत्त के केंद्र से होकर जाए, और व्यास कहलाती है। ये मान लीजिए बी है, ये वाला बिंदु सी है, तो ये जो बी सी है वृत्त का व्यास है, व्यास हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, त्रिज्या हो गया, व्यास हो गया। नेक्स्ट तीसरा है परिधि, परिधि। ये सब चीजें आप लोग एक बार पढ़ चुके हैं, बस वैसे रिवाइज करा रहे हैं, याद दिमाग में फिर से नई हो जाए। परिधि, तो आप देख सकते हैं ये जो बिंदुओं के बिंदुओं को मिलाने के बाद ये यही परिधि है आपकी। और उसके बाद नेक्स्ट आता है जीवा, जीवा। तो वृत्त के अंदर ऐसी रेखा जो वृत्त के, या आप कह सकते हैं कि वृत्त की परिधि पर ऐसे दो बिंदु जिनको मिला दिया जाए तो जो रेखा प्राप्त होती है वही जीवा कहलाती है। वृत्त के अंदर या वृत्त की परिधि पर ऐसे दो बिंदु जिनको मिलाने के बाद जो रेखा प्राप्त होती है वही जीवा कहलाती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। मतलब इसको बढ़ाते जाइए, केंद्र से होके जाएगी ये जीवा, तो जैसे जीवा केंद्र से होके जाएगी वैसे क्या बन जाएगा, व्यास। तो
ये जो व्यास है ये जीवा भी है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। क्लियर हो गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। तो अर्धवृत्त ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करे और प्रत्येक भाग वृत्त का अर्धवृत्त कहलाता है। मतलब आपका एक वृत्त है, अब एक रेखा के माध्यम से इसको क्या कर दिया जाए, दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाए तो प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। और वह रेखा कौन सी होगी, वृत्त का व्यास होगा। वृत्त का व्यास वृत्त को दो अर्धवृत्तों में विभाजित कर सकता है। चलिए ठीक है, कुछ परिभाषाएं थी जो मुख्य परिभाषाएं जो क्लास 9 की थी, जो क्लास 10th में भी है। स्टार्टिंग में ये परिभाषाएं हैं, तो ये परिभाषाएं हो चुकी हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ सूत्र हैं, इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। नंबर 1, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। मतलब जो त्रिज्या होता है व्यास का आधा होता है। यहाँ देख सकते हैं ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, पूरा व्यास है। मतलब व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर त्रिज्या दिया रहेगा तो व्यास इस फार्मूले से निकाल लेंगे, और अगर व्यास दिया रहेगा तो त्रिज्या निकाल लेंगे। नेक्स्ट, परिधि बराबर 2πr, जहां r बराबर त्रिज्या है, जहां r बराबर त्रिज्या है। मतलब 2π इंटू त्रिज्या। नेक्स्ट है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। r पता है क्या है, और ये पाई का मान जो आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे, आर्यभट्ट द्वारा पाई का एक सन्निकट मान दिया गया जो आज भी वही चल रहा है, जो कि पाई का मान आज भी पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं किया जा चुका है। मतलब कह सकते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई का जो निकटतम मान निकाला गया है 3.14। हम लोग अपने क्वेश्चंस में 3.14 ही लेंगे, दशमलव के 2 अंक तक ही लेंगे। और पाई का भिन्न में मान 22/7 होता है, और अंश में मान इसका 180 अंश होता है। फिलहाल हमें ये 2 ही मिलेंगे। 3.14 या 22/7 रखना होगा प्रश्न में। प्रश्न में कहीं कहीं कंडीशन दे देता है कि पाई मान यही रखिए। अगर आप ऐसा कुछ कंडीशन नहीं दिया है तो आप चाहे इसको रखिए चाहे ये रखिए, दोनों सही रहेगा। हाँ, कहीं थोड़ा आंसर में कुछ अंकों की
इधर उधर हेरा फेरी हो सकती है, तो कुछ अंकों का इधर उधर होने से आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो चाहे इसको रखेंगे आप, चाहे इसको, अगर कहीं कंपलसरी किया है कि आप 3.14 ही रखेंगे तो वहाँ वही रखना होगा। चलिए ठीक है, आज बस इतना ही, इसी पर ब्रेक करते हैं। इतना आप लोग एक बार रिपीट कर लेंगे तो आपकी 12.1 जो प्रश्नावली है आपकी बहुत अच्छी तरीके से ख़त्म होगी। और एक बार ख़त्म हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर से ख़त्म करेंगे। और आप लोग अपनी पढ़ाई थोड़ा बेहतरीन ढंग से स्टार्ट करिए। यूट्यूब पर हम आपके साथ हैं। जहाँ तक हो सके आप लोग जो भी प्रॉब्लम हो अपनी बताते चलेंगे, और जैसे कहेंगे स्पीड में कहेंगे तो स्पीड में क्लासेस ख़त्म होगी। स्पीड में फिर वही होगा कि आपके प्रश्नावली में 25 प्रश्न है तो 10-12 ही हो पाएगा, और छूटेंगे उसको आप सॉल्व करेंगे। फिर कमेंट के माध्यम से क्वेश्चंस, हाँ जो बुक है आपकी राजीव प्रकाशन की NCERT बेस्ड बुक है, यही चलेगा। तो आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर आप सेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक बुक है। तो क्वेश्चन नंबर डाल देंगे कि ये वाला क्वेश्चन है, पहला दूसरा छठवां जो भी रहेगा, तो उसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।